हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7। तो इसका पार्ट 2 है चैप्टर 7 का, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो सिविलाइजिंग द नेटिव और एजुकेटिंग द नेशन का हम देख रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे। तो पहले हमने शुरू में इसको देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ आए थे हमारे यहाँ। कहते थे कि हमको भगवान ने भेजा है तुम लोगों को सिविलाइज्ड बनाने के लिए, है ना, एजुकेशन के थ्रू हम सिविलाइज करेंगे। उन लोगों को लगता था कि जो इंडियंस है ना वो असभ्य हैं, मतलब इडियट हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, बेवकूफ़ टाइप के हैं ना, है ना। तो वो लोग सोचते थे कि हमको भेजा एजुकेशन के थ्रू, हम ना तुम लोगों को समझदार बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। तो डिबेट चलती रही कि ओरिएंटलिज्म को, ओरिएंटलिस्ट वो थे जो कि ना ईस्ट की नॉलेज को अप्रिशिएट करते थे, ईस्ट के कल्चर की रिस्पेक्ट करते थे। बोलते थे इन्हीं के कल्चर में, इन्हीं की जो लैंग्वेज है उसी में इनको पढ़ाओ, है ना। बाकी सारे जो थे और भी अंग्रेज थे, तो वो कहते थे कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है और ना मनी का भी वेस्ट है, हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसमें उन लोग ना बहुत ज़्यादा इसमें एरर्स निकालते थे ईस्ट की नॉलेज में, ईस्ट में, है ना। तो कहते थे कि ये तो ना सब बेकार है, इसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश एजुकेशन देनी चाहिए। तो इसमें से मैकॉले आया था, मैकॉले ने पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया था ना फिर। तो हमें देखना था यहाँ पर कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या था, मतलब लोकल स्कूल का क्या हुआ था जब यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी। डू यू हैव एन आइडिया हाउ चिल्ड्रंस हैव टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम? तो क्या आपको थोड़ा कुछ आइडिया है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था ब्रिटिश के पहले, मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं थी ना हमारे यहाँ, तब कैसे पढ़ाया जाता था? हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाया करते थे? हाँ। एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स, व्हाट हैपेंड टू दीज अंडर द ब्रिटिश रूल? अगर स्कूल्स थे तो उनका क्या हो गया ब्रिटिश रूल में? रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 1830 में विलियम एडम जो था एक स्कॉटिश मिशनरी था। इसको ना टूर किया इसने बंगाल में और बिहार में। ये जो है स्कॉटलैंड से आया था, स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट है, सॉरी यूके का पार्ट है ना। तो यहाँ इसको बोला गया था रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कंपनी ने बंगाल और बिहार का उसने जाकर के सर्वे किया, घूमा वहाँ पर। तो प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन के बारे में कि वर्नैकुलर जो स्कूल्स हैं, जो जो लोकल स्कूल है, वहाँ पर एजुकेशन कैसी है। रिपोर्ट आई जो एडम की, तो उसने ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। क्या था पहले तो ये देख लो, ये पाठशाला दी गई है, द पेंटिंग बनाई गई है ये फ्रांसिस्को सॉल्वियन ने। तो इंडिया की ना लेट 18th सेंचुरी में, तो ये दिखा रहे हैं कि एवरीडे लाइफ पीपल की अब पेंटिंग में, है ना। तो पाठशाला लगी हुई है ना गांव में। फिर एडम की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या दिया था, 1 लाख पाठशाला थी बंगाल और बिहार में, ठीक है, 1 लाख पाठशाला थी। स्मॉल इंस्टीट्यूशन थे और इसमें 20 स्टूडेंट्स हर पाठशाला में पढ़ा करते थे। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशाला वॉज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। अब एक पाठशाला में जो मतलब कि 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो 20 लाख बच्चे पढ़ा करते थे इन पाठशालाओं में, है ना। 1 लाख पाठशाला थी। तो इन इंस्टीट्यूशन में वेल्दी पीपल जो थे ना उन्होंने सेटअप किए थे, मतलब जो अमीर लोग थे, और लोकल कम्युनिटी हो गई, सब लोगों ने मिलकर बोला कि हाँ यहाँ पर पाठशाला होनी चाहिए, तो सबने यहाँ पर पाठशाला शुरू करवा दी। तो ये जो है स्टार्ट की गई थी, कुछ गुरु होते थे, टीचर, वो पढ़ाया करते थे। सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत फ्लेक्सिबल था। हम फ्यू थिंग्स दैट एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। कुछ हम एसोसिएट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं जो स्कूल में अभी हम देखते हैं, तो वो पाठशाला में भी थी। पर हाँ, कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे कि कोई फिक्स्ड फ़ीस नहीं थी। आज के टाइम पर तो फ़ीस के पीछे पड़े रहते हैं ना स्कूल्स। तो पहले एकदम फिक्स्ड फ़ीस नहीं हुआ करती थी, कोई प्रिंटेड किताबें नहीं हुआ करती थी, कोई सेपरेट ना स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती थी, सब ऐसे ही बैठ जाते थे एक पेड़ के नीचे और फिर वहाँ पर पाठशाला हो जाती थी, है ना। कोई बेंचेस नहीं हुआ करती थी, चेयर बेंचेस, है ना, ये सब भी नहीं होता था, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस नहीं होती थी, नो रोल नंबर, कोई रोल नंबर का रजिस्टर नहीं होता था, नो एनुअल एग्जामिनेशन। आप सोच रहे होगे कितना अच्छा था, है ना, कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता होगा, नो रेगुलर टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल भी नहीं होता था। इन सम प्लेसेस वर हेल्ड इन सम प्लेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री। तो ये देखो, ट्री के नीचे हो जाती थी क्लासेस, है ना। इन अदर प्लेसेस, कुछ अगर दूसरी जगहों में देखें तो कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप, तो विलेज शॉप के जो कॉर्नर में या फिर टेंपल के बाहर, है ना, या फिर गुरु के घर में ही हो जाती थी, जो टीचर है उनके घर में। फ़ी डिपेंड करती थी इनकम ऑफ पेरेंट्स में, मतलब कि रिच जो होते थे वो अपने हिसाब से पे करते थे ज़्यादा, और जो गरीब होते थे उनको ना ही पे करना पड़े या फिर कम पे करते थे, है ना। तो फीस भी ऐसी होती थी। टीचिंग वॉज ओरल, टीचिंग जो होती थी ओरल होती थी, है ना, बोलकर पढ़ाया जाता था। गुरु डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है ना, टीचर जो होते थे वो डिसाइड करते थे इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी उनको लग रहा है कि आज ये पढ़ाना चाहिए तो वो पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड, स्टूडेंट्स को अलग अलग नहीं बिठाया गया था डिफरेंट क्लासेस में, वो लोग सब साथ में बैठा करते थे, बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, सब साथ में बैठते थे। तो गुरु जो होते थे ना इंटरेक्ट करते थे सेपरेटली, अलग अलग जाकर के, जैसे कि ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप में बैठे रहते थे अलग अलग ऐसे ना बच्चे, तो एक ही जगह पर, तो डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग तो बच्चों के साथ में शेयर करते थे, है ना। तो यहाँ पर देखा हमने, अभी देखते हैं, एडम डिस्कवर करा कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ना, ये सूट करता है लोकल नीड के अकॉर्डिंगली।
है ना, जो लोकल पीपल हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ये फ्लेक्सिबल सिस्टम एजुकेशन का सही था। फॉर इंस्टेंस क्लासेस जो होती थी कब होती थी, हार्वेस्ट टाइम पर नहीं होती थी। हार्वेस्ट टाइम कौन सा हो गया, जब फसल हो रही है ना, फसल की कटाई होती है, जब भी फसल पूरी पक जाती है ना, जब खेत पूरे भर जाते हैं तो फिर फसल की कटाई होती है, जब गेहूँ निकलता है फिर, है ना, और दूसरी जो फसल निकलती है जो भी अनाज होता है वो। तो रूरल चिल्ड्रन जो होते थे ना, गांव के बच्चे, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प किया करते थे फील्ड में, है ना, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है। तो पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैव बीन कट एंड स्टोर्ड। पाठशाला ना तब नहीं चलती थी जब भी ये सब सारे बच्चे अपने माँ बाप की हेल्प करते थे फील्ड में, है ना। तो बाद में स्टार्ट होती थी जब क्रॉप ना पूरी तरीके से कट जाती थी, रख जाती थी तब। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन और पीसेंट फैमिली को स्टडीज़ का मतलब था कि जो चिल्ड्रन थे ना पीसेंट फैमिली के, जो किसानों के बच्चे थे, वो भी पढ़ पाते थे अच्छे से। अब नया रूटीन लेकर के आए थे, नए रूल्स लेकर के आए थे अंग्रेज़ अप टू द मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरी विद द हायर एजुकेशन। मतलब कि 1850 के तक अगर देखें हम, तो कंपनी जो बहुत ज़्यादा अगर फोकस कर रही थी किस पे, हायर एजुकेशन पे फोकस कर रही थी। तो उन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है पाठशाला वगैरह चलने दो। तो उन्होंने, कंपनी ने बोला विदाउट मच इंटरफेरेंस, तो उस पर इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं किया। 1854 के बाद में क्या हुआ, कंपनी ने डिसाइड किया कि इम्प्रूव करेंगे सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। अब जो लोकल एजुकेशन है उसका, इस सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे कंपनी ने कहा। और ये कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इन्होंने सोचा कि ना मतलब कंपनी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि विद इन द सिस्टम, तो इम्पोज कर दिया, एक रूटीन होगा प्रॉपर, है ना, इस्टेब्लिश कर दिया रूल्स, इंश्योर कर दिया रेगुलर जो इंस्पेक्शन होगा। तो मतलब कि लोग जाया करेंगे देखने के लिए कि सही चल रहा है कि नहीं, कंपनी के हिसाब से सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, है ना, स्कूल्स में। तो किस तरीके से होगा, हाउ वॉज दिस टू बी डन, वॉट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, तो क्या मेजर्स लिए थे कंपनी ने, किस तरीके से ये होगा, है ना। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, तो बहुत सारे गवर्नमेंट पंडित उन्होंने अपॉइंट किए। हर किसी को चार्ज था कि अपने जो, हाँ मतलब 4 से 5 स्कूल उनको देखने हैं। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला, टास्क क्या था, इनको जाना है पाठशाला में और ट्राई करना है, इम्प्रूव करना है स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग को इम्प्रूव करना है पाठशाला में जाकर के। ईच ग्रुप वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट, हर गुरु को ना, अब जो एक टाइम पीरियड में, जैसे कि 6 महीने हो गए या फिर 1 साल हो गया, तो इस तरीके से उनको ना एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। पहले टाइम टेबल नहीं था कि इसमें ये पढ़ाना है, इसमें नहीं ये पढ़ाना है ना, पहले गुरु अपने हिसाब से पढ़ाते थे। अब क्या हो गया, अब टाइम टेबल इम्पोज कर दिया गया कि आपको इस टाइम पर ये पढ़ाना है ना। रिपोर्ट एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, अब जो टीचिंग होगी, जो किताबों में लिखा होगा वही पढ़ाना पड़ेगा ना। किताबें इंट्रोड्यूस कर दी गई और जो लर्निंग होगी उसका एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि टेस्ट किया जाएगा क्या पढ़ा तुमने, है ना। तो वो जो पढ़ाया जाएगा जैसे कि एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू टेस्ट करेंगे। तो आ गया एग्जामिनेशन यहाँ पर, पहले ऐसा नहीं होता था। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फ़ी, अब इनको फ़ी भी पे करनी पड़ेगी अटेंड करने के लिए रेगुलर क्लासेस, और फिक्स्ड सीट हो गई थी उनकी, और ऑबी करना पड़ेगा उनको, सारे रूल्स मानने पड़ेंगे और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, है ना। तो इतना सारा जो अभी का सिस्टम है ना पूरा, वो पूरा यहीं से निकल करके आया था, है ना। तो पाठशाला पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स, जिन पाठशालाओं ने जो नए रूल को एक्सेप्ट किया था, वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो जो पाठशाला जो भी ना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली चलती थी, तो उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट था, गवर्नमेंट उनको पैसे दिया करती थी, थोड़ा बहुत ग्रांट देती थी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम, और जो पाठशाला नए सिस्टम में वर्क नहीं कर रही थी, काम नहीं कर रही थी, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था गवर्नमेंट से। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, गुरुज भी चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलर पाठशालाज। तो उनको ना डिफ़िकल्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, क्योंकि कुछ पाठशाला जो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही थी, उनसे कम्पीट करना था जो इंडिपेंडेंट जो पाठशाला थी उनको। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस, अब नया रूल्स था, नए रूटीन थे, तो उनका एक कॉन्सिक्वेंस निकल के आया, एक और जो रिजल्ट था वो क्या था कि पहले का सिस्टम क्या था, चिल्ड्रन जो थे गरीब, जो किसान के होते थे, वो भी पढ़ पाते थे पाठशाला में, है ना, उनको भी नॉलेज मिलता था। सिंस टाइम टेबल बना दिया गया, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, है ना, पहले के टाइम पर। अब क्या हो गया, अब डिसिप्लिन वाला नया सिस्टम आ गया, है ना, डिमांड करते हैं रेगुलर अटेंडेंस, रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट के टाइम पर भी जब वो अपनी फैमिली की मदद किया करते थे। व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली हैड टू वर्क इन द फील्ड,
तो हार्वेस्ट के टाइम पर जो गरीब परिवार के जो किसान के भी बच्चे होते थे वो काम करवाया करते थे एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो अब उनको भी ना अब वो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, इनेबिलिटी टू अटेंड द स्कूल, तो वो ना स्कूल को अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, इनडिसिप्लिन शो हो रहा था एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो अंग्रेज़ों को लग रहा है कि मतलब जो बच्चे नहीं आ पा रहे ना स्कूल हार्वेस्ट के टाइम पर अपनी फैमिली की हेल्प करवा रहे, तो वो इनडिसिप्लिन है ना, तो इनको ऐसा लग रहा था। अभी ना एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन, अब नेशनल एजुकेशन का एजेंडा देखते हैं क्या था भाई, मेन फोकस नेशनल एजुकेशन का। इतना तो समझ में आ गया ना, पुरानी वाली पाठशाला कैसी थी और नया वाला स्कूल कैसा था, है ना, समझ में आ ही गया होगा वैसे, है ना। पहले वाला जो सिस्टम था बहुत इजी था, बहुत अच्छा था, है ना। अभी भी सबको अच्छा लग रहा होगा कि वाह कितना अच्छा स्कूल हुआ करता था, और अभी है ना, तो अभी तो पूरा अंग्रेज़ों वाला सिस्टम चलता है। एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। अब ब्रिटिश ऑफिशियल तो सोच ही रहे थे कि इनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना है, पर हमारे यहाँ के इंडियंस कम थे क्या, वो भी सोच रहे थे कि कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना है ना, कैसा होना चाहिए हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। जो जैसे पर्सनालिटी महात्मा गांधी हो गई, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, वो भी अपने व्यूज़ आ रहे थे उनके भी कि ब्रिटिशर्स क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे यहाँ ना, नेशनल एजुकेशन में कुछ अच्छा ही नहीं। नेशनल एजुकेशन में थोड़ी नेशनल वाली फीलिंग भी होनी चाहिए कि हम अपने देश में पढ़ रहे हैं, अपने देश के लिए प्यार भी होना चाहिए, है ना। एक ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, कि वो काबिल बने, उनके पास में स्किल आए, ट्रेनिंग आए, है ना। ऐसी होनी चाहिए, रट्टा मारनी होनी चाहिए एजुकेशन फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। तो अर्ली 19th सेंचुरी में, ठीक है, शुरू की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हुआ, मैनी थिंकर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिगिन टू टॉक ऑफ द नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो कई सारे थिंकर्स ने अब सोचने का बात करने के शुरू किया कि किस तरीके से हमको एजुकेशन को स्प्रेड करना है। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन यूरोप, तो लोग देख रहे थे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था यूरोप में, है ना। महात्मा गांधी भी जब साउथ अफ्रीका भी गए थे और लंदन भी जा चुके थे, है ना, तो उन्होंने भी देखा था कि बाहर क्या चल रहा है। और भी हमारे यहाँ के जो पर्सनालिटीज़ थी इंपॉर्टेंट वाली, तो वो लोग जो लोग थे ना, जो महान जो लोग थे, मतलब उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी हमको, तो वो लोग भी बाहर जा कर के देख चुके थे, तो उनके व्यूज़ भी आ रहे थे कि ये लोग अपने देश में क्या कर रहे हैं और हमारे यहाँ क्या मचा के रखा है इन्होंने, है ना। अब कुछ इंडियंस ऐसे थे, उनको लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो होगी ना, जो ब्रिटेन वाली, तो उससे हम ना मॉडर्नाइज हो जाएंगे, तो मॉडर्नाइज हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा सोचा, कुछ इंडियंस जो थे उनको लग रहा था। दे अर्ज ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स को तुम और ओपन करो, और ज़्यादा स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो, यूनिवर्सिटीज़ खोलो, एंड स्पेंड करो मोर मनी ऑन एजुकेशन, ज़्यादा पैसा खर्च करो एजुकेशन पे। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9, हम चैप्टर 9 में भी इनके बारे में और पढ़ेंगे। देयर वर अदर इंडियंस, और भी इंडियंस थे, हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट जो थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर अरविंदो घोष के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अरविंदो घोष के बारे में हम देख रहे थे। अरविंदो घोष ने स्पीच दी थी एक 15 जनवरी 1908 में बॉम्बे में। अरविंदो घोष एक फ़िलासफ़र भी थे, ठीक है, थिंकर भी थे, है ना। तो वो ना जो फ्रीडम फाइटर भी थे, है ना। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो गोल होना चाहिए ना हमारे नेशनल एजुकेशन का, इससे क्या होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी जग जानी चाहिए स्टूडेंट्स में, मतलब कि अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए, है ना। तो ये सब भी नेशनल एजुकेशन में होना चाहिए। उन्होंने बोला इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंटेम्पलेशन ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर, हमें लोगों को बताना पड़ेगा जो हमारे एंसेस्टर थे ना, उनके जो अच्छे अच्छे काम थे, उनके जो बहुत ज़्यादा ना पावरफुल जो एक्ट किए थे उन्होंने, जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं जैसे अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, गांधी जी के बारे में और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उसी तरीके से द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन अ वर्नैकुलर सो एज टू रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो जो एजुकेशन है वर्नैकुलर लैंग्वेज में दी जानी चाहिए, जैसे कि लोकल लैंग्वेज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तक पहुंच सके, है ना। और अरविंदो घोष ने बोला कि हमको ना स्टूडेंट्स जो है उनको कनेक्ट रहना चाहिए अपने रूट्स से, अपनी जड़ों से, और उनको ना ये भी जानना चाहिए मॉडर्न जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, मतलब कि जैसे कि जो इनोवेशंस हो रहे थे वेस्ट में, नई नई मशीनें आ रही थी, है ना, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हमको जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। एंड वेस्टर्न गवर्नमेंट एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, तो उनकी गवर्नमेंट के बारे में भी जानना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से उनके यहाँ का सिस्टम चल रहा है। द स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो लर्न सम यूजफुल क्राफ्ट, तो स्टूडेंट्स को क्राफ्ट वगैरह स्किल वगैरह भी सीखनी चाहिए, ताकि जब स्कूल ख़त्म हो तो उनको ना कुछ जो पैसे कमा सके, वो है ना, अपना जीवन चला सके। तो इस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए। अब हमने देखा अरविंदो घोष के व्यू, अब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के व्यू देखेंगे कि हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या बोला। जो इंग्लिश एजुकेशन है ना, उसने गुलाम बना दिया है जो हम लोगों को, है ना। तो इस तरीके का महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया, कहा कि गांधी जी कहते थे कि ना जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट, जैसे कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो
कौन वो कहलाए ना, जो हमको अपना कॉलोनी बना करके यूज़ कर रहे थे ना अपने फ़ायदे के लिए, तो वो कॉलोनियल कहलाए। हमको कॉलोनी बनाया हुआ था भारतीयों, जो भारत को है ना। तो इससे क्या हुआ कि कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। तो इन्होंने क्या किया, जो हीनता की भावना लेकर के आए इंडियंस के दिमागों में भर दी। क्या भर दिया भाई इन्होंने, तो ये भर दिया कि जो वेस्टर्न लोग हैं ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो इंग्लिश है वो सब ना सुपीरियर हैं, और बाकी सब जो लोग हैं जैसे भारतीय हैं तो वो ना इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये लोग सब बुद्धू हैं ना। तो इन्होंने अपने आप को सुपीरियर बताया, बहुत अच्छा बताया, एंड डिस्ट्रॉय कर दिया जो हमारा प्राइड था ना हमारे कल्चर के लिए, ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया। ये लोग ना मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ इतने महान महान लोग रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन रही थी। जब तक लोगों को ये सब पता नहीं था तब तक वो लोग भी यही सब मानते थे, इंग्लिश को सुपीरियर मानते थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी सुपीरियर मानते थे। देयर वॉज अ पॉइजन इन एजुकेशन। तो महात्मा गांधी कहते थे इसमें ना विष है, इसमें जहर है इस एजुकेशन में, जो इंग्लिश एजुकेशन है ना उसमें। महात्मा गांधी ने ऐसा बोला। इट वॉज अ सिंफुल, तो इन्होंने बोला कि ये जो है ना पाप है इसमें, और इसने क्या किया, गुलाम बना लिया है भारतीयों को। इसने जो है ना गलत चीज़ें भर दी हैं जो भारतीयों के अंदर है ना। इट कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम। तो चार्म्ड बाय द वेस्ट, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट। तो जो कुछ भी वेस्ट से आता है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगिन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। अब जो भी इंडियंस जो थे ना, जो भारतीय थे, वो ब्रिटिश एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि स्कूल कॉलेज हो गए, तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे ब्रिटिश रूल की। बोलते थे कि ये ना बहुत सही है, ये होना चाहिए है ना, हमको अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। तो वो सपोर्ट करते थे ब्रिटिश रूल को। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी ऐसी एजुकेशन देना चाहते थे, ऐसी एजुकेशन चाहते थे जिससे क्या हो, इंडियंस जो है ना उनकी डिग्निटी हो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर जनरेट हो, ना कि किसी और को सुपीरियर माने हम, है ना। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट के टाइम पर जब हम फाइट कर रहे थे ना अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से, तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स को अर्ज किया, स्टूडेंट्स से बोला महात्मा गांधी ने टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट एजुकेशन दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। तो ड्यूरिंग जब 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 ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था 1930s में, है ना, तब भी जब ये तब महात्मा गांधी ने बोला था लोगों को कि ये ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आप छोड़ो जो ये स्टूडेंट्स को, ताकि ना ब्रिटिशर्स को पता चले कि हमको अब तुम्हारा गुलाम नहीं बनना है ना। इस तरीके से बोला गया था। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट द इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना उसमें ही टीचिंग होनी चाहिए, उसमें ही लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश crippled Indians and distanced them from their own social surrounding and made them a stranger in their own land। तो जो एजुकेशन है ना इंग्लिश में, उसने क्या किया है, इंडियंस को ना अपाहिज बना दिया, और क्या किया है, जो डिस्टेंस दूर कर दिया है उनको अपनी ही सोशल सराउंडिंग से, अपने ही भारत से दूर कर दिया है। और ऐसा हो गया है कि अपनी ही ज़मीन पर वो अजनबी बन गए हैं। स्पीकिंग फॉरेन टंग, तो हम जो ना अभी भी इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो फॉरेन टंग को बोल रहे हैं, मतलब कि जो फॉरेन लैंग्वेज को बोल रहे थे उस टाइम पर लोग, डिस्प्लेसिंग लोकल कल्चर। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेज। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो एजुकेशन जो है ना उससे क्या हुआ है, लोगों को दूर कर दिया। जो इंग्लिश एजुकेशन है उन्होंने अपनी ही ज़मीन में लोग जो है अजनबी बन गए हैं, बाहर की लैंग्वेज बोल रहे हैं, और ना अपने ही कल्चर से जो डिस्टेंस बना लिया है उन्होंने, अपने ही कल्चर को हेट कर रहे हैं ना, पसंद नहीं कर रहे हैं। और इंग्लिश एजुकेशन जो है ना, जो इंग्लिश एजुकेटेड पीपल हो गए हैं, वो डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस, मतलब मासेस जो लोगों से कनेक्ट कैसे होना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे जानना है, ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेट फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। तो महात्मा गांधी कहते हैं जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना वो ज़्यादातर फोकस करती है पढ़ने और लिखने में, है ना, रीड करने में जो, और राइट करने में, ना कि ओरल नॉलेज पे फोकस नहीं करते हैं वो। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक, जो है ना किताबों को ज़्यादा महत्व देते हैं रेदर देन जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को भी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, वो सिर्फ किताबों को वैल्यू देते हैं। जैसा आज के टाइम पर भी रट्टा मार हो जाता है ना, किताबों में बस रीड करो, एग्ज़ाम दो, हो गया काम ख़त्म, है ना, और कुछ नहीं करना हमको। ऐसा हो गया है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात ही नहीं करता है कोई, है ना, जो प्रॉपर हमको नॉलेज मिलनी चाहिए, लाइव एक्सपीरियंस जो होते हैं उसके बारे में। तो ही आर्ग्यूड एट द एजुकेशन और टू डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को ना दिमाग भी डेवलप हो और सोल भी, है ना, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए उनको। लिटरेसी और सो सिंपली टू रीड एंड राइट। तो लिटरेसी क्या हो गया है,
सिर्फ लिखना और पढ़ना लिटरेसी नहीं कहलाता है। बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। तो महात्मा गांधी ने पहले ही बोले था, आज की भी हमारी लिटरेसी की डेफिनेशन बहुत खतरनाक है। मतलब कि जिसको लिखना और पढ़ना आता है वो लिटरेट कहला रहा है, ऐसी डेफिनेशन है हमारे यहाँ। ना कि कोई मतलब एटलीस्ट 12th तक पढ़ाई की हो या फिर जो जैसे कि कॉलेज पढ़ लिया हो, है ना, एजुकेशन अच्छी मिली हो, तो वो नहीं कहलाता लिटरेसी अपने यहाँ, है ना। तो लिटरेसी महात्मा गांधी ने भी बोला था कि सिंपली सिर्फ लिखना पढ़ना लिटरेसी नहीं होता है, कोई एजुकेशन नहीं होता है ये। पीपल हैड टू वर्क विथ देयर हैंड्स, अपने हाथों से उनको काम करना पड़ेगा, जैसे कि क्राफ्ट वगैरह सीखे हैं वो, है ना। एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, जानना चाहिए उनको किस तरीके से जो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। दिस विल डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इनको जैसे कि लाइट जो बल्ब कैसे बना है ना, डिफरेंट चीज़ें जो मशीन कैसे चल रही है, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए जो चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं। ना कि तो उससे क्या होगा कि जो डेवलप होगा हमारा दिमाग भी, और कैपेसिटी की हमको अंडरस्टैंड करना है कि डिफरेंट जो अलग अलग चीज़ों के बारे में। महात्मा गांधी और विद कस्तूरबा गांधी यहाँ पर बैठे हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स एट शांति निकेतन इन 1940। शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर ये हैं, तो इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी यहाँ पर बैठे हैं, लोगों के साथ बैठते थे वो, है ना, बातचीत किया करते थे। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ नॉट एजुकेशन। महात्मा गांधी ने बोला था सिर्फ लिखना पढ़ना एजुकेशन नहीं कहलाता है। महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो सबसे अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, पूरी तरीके से। इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन से ना पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बेस्ट निकल के आना चाहिए, जो बॉडी माइंड और स्पिरिट से ना। लिटरेसी जो है सिर्फ लिटरेसी क्या है, लिटरेसी जो पढ़ना लिखना होता है, तो लिटरेसी मतलब ना तो एंड है वो एजुकेशन का कि बस हाँ पढ़ना लिखना आ गया तो एजुकेटेड माने जाओगे, ना तो वो शुरुआत है। ये जो है ना सिर्फ मीन्स है, एक ज़रिया है जिसके थ्रू ना मैन विमेन हैं तो वो क्या करेंगे, एजुकेट होंगे, तो वो लोग पढ़ लिख पाएंगे, तो और ज़्यादा मतलब अपना दिमाग खोल पाएंगे। लिटरेसी इन इटसेल्फ नॉट एजुकेशन। तो लिटरेसी बस होना एजुकेशन नहीं है। आई विल देयरफॉर begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training। तो महात्मा गांधी ने बोला कि मेरे हिसाब से जो एजुकेशन होती है वो हैंडीक्राफ्ट पहले देंगे बच्चों को, है ना, सिखाएंगे उसमें भी। तो चाइल्ड्स एजुकेशन पर टीच करेंगे उनको हैंडीक्राफ्ट के बारे में, ताकि वो कुछ काम करना भी सीखें, है ना। तो इससे भी उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। आई होल्ड दैट द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड सोल इज़ पॉसिबल। तो हाईएस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए माइंड का, दिमाग का भी, सोल का, इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, जिसमें लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी फोकस किया जाएगा। ओनली एवरी हैंडीक्राफ्ट हैज़ टू टॉट नॉट मेयरली मैकेनिकली एज इट डन टुडे बट साइंटिफिकली। तो जो हैंडीक्राफ्ट तो सिखाएं पर मैकेनिकली नहीं कि दिखा बस रहे हैं, बस साइंटिफिकली भी बताना चाहिए लोगों को, कि चाइल्ड को जानने को मिले कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से ये चल रहा है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे लोगों को अपने देश के प्रति प्यार बढ़ा, है ना, उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ किस तरीके से हमको लूट रहे हैं, और थिंकर्स आए, उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों की हरकतें क्या हैं, ना, थोड़ा दिमाग खुला लोगों का। तो अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगिन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम। तो और भी थिंकर्स थे, तो उन्होंने भी सोचा कि नेशनल एजुकेशन कैसा होना, जैसे कि औरबिंदो घोष ने भी, और फिर टैगोर जी थे उन्होंने भी, है ना। तो फ्रॉम द सेट ऑफ बाय डिफरेंट फ्रॉम द सेटअप बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन थी उससे बिल्कुल डिफरेंट ऐसे आइडियाज़ लेकर के आ रहे थे। ये देखो शांति निकेतन में एक क्लास चल रही है 1930s में, है ना। तो ओपन ट्रीज, जो पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई की जा रही है। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, यहाँ पर क्या बताया गया है कि टैगोर का शांति निकेतन, है ना, शांति है जहाँ पर शांति रहती है वो, है ना, शांति निकेतन। मैनी एफ यू हर्ड, तो हम जानते हैं, सुना भी होगा कभी कभी शांति निकेतन के बारे में। डू यू नो वाई इट वॉज इस्टेब्लिश बाय हुम। तो किसने इसको स्थापना की थी, किसने इसको इस्टेब्लिश किया था, क्यों किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूशन को 1901 में, है ना। तो 1901 में इसको इस्टेब्लिश किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। एज अ चाइल्ड टैगोर हेट गोइंग टू स्कूल। तो एक बच्चे थे तो उनको ना बिल्कुल पसंद नहीं था स्कूल जाना। ही फाउंड इट सफोकेटिंग, उनको दम घुटता था वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ना ऑप्रेसिव लगता था वहाँ पर, अच्छा फीलिंग नहीं आता था उनको। टैगोर चाहते थे कि द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन। तो उनको ना जेल लगता था, स्कूल लगता था उनको जेल लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग। तो कुछ भी ना वो नहीं कर पाते थे जो भी वो करना चाहते थे स्कूल में, ठीक है, जो भी करना चाहते, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको जेल की तरह लगता था वो। सो वाइल अदर चिल्ड्रंस लिसन टू द टीचर टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे। तो ना जब सारे बच्चे जो टीचर की बात सुन रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो टैगोर का माइंड इधर उधर घूमता रहता है, वो कुछ और सोचते रहते हैं, जैसे आज के भी बच्चे करते हैं ना। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डे इन कैलकाटा शेप्ड टैगोर्स आइडिया। तो जो उनका एक्सपीरियंस था ना स्कूल डेज़ में कैलकाटा में, तो उनका एक आइडिया शेप हो गया कि उनको एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, है ना।
तो उन्होंने सोच लिया। ऑन ग्रोइंग अप, जब वो बड़े हुए, ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल, तो वो चाहते थे कि एक स्कूल सेटअप करे जहाँ पर ना चिल्ड्रन जो हैप्पी हों, जो बच्चे हों बहुत खुश हों, वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ पर बच्चे जो फ्री हों, क्रिएटिव हों, जो चाहे वो कर सकें। वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर, जहाँ पर वो एक्सप्लोर कर सकें अपने खुद के थॉट्स को, डिज़ायर को, कि वो क्या करना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। टैगोर फेल्ट दैट द childhood ought to be a time of self-learning outside the rigid and restricting डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। टैगोर को लगता था जो चाइल्डहुड है ना, जो बचपन है, उसमें ना सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, सीखना चाहिए लोगों को अपने ही आप से, जो बच्चे होते हैं उनको। आउटसाइड जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन वगैरह स्कूल सिस्टम में होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, उनको ना इमेजिनेशन से सिखाना चाहिए बच्चों को, है ना। इमेजिन जो सोचना चाहिए ना, तो अपने सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं ना और अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, उस तरीके के होने चाहिए। और अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड, तो उनको ना बच्चों को समझना चाहिए, हेल्प करना चाहिए चाइल्ड को, ताकि वो क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकें, है ना। क्यूरियोसिटी जैसे कि ना उनकी इच्छा हो जानने की हर चीज़ को, कि ये ऐसा क्यों होता है ना, जो अलग अलग साइंटिफिक चीज़ें उनके बारे में भी, हर चीज़ के बारे में क्यों करें, है ना, ये क्यों है, क्वेश्चंस करें। अकॉर्डिंग टू टैगोर के अकॉर्डिंगली एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिज़ायर। तो जो अभी जो अंग्रेज़ों के स्कूल चल रहे थे, उन्होंने क्या किया, नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, उसको ना किल कर दिया। कि जो बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, अलग अलग एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसको ना, उसको जो उनकी भावना थी उनको भी ना किल कर दिया। जो अभी की जो अंग्रेज़ों के स्कूल चल रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने, टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज ओनली विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। टैगोर सोचते थे, उनका व्यू था कि जो ना क्रिएटिव लर्निंग तभी हो सकती है जब भी ना डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे बच्चों के माइंड में, वो नई चीज़ों के बारे में तभी सीख पाएंगे जो तब नेचुरल एनवायरनमेंट के पास में, जैसे कि ट्री है ना, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है तब। सो ही चूज़ टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा। तो उन्होंने चूज़ किया कि हम ना अपना स्कूल ना सेटअप करेंगे 100 किलोमीटर दूर कैलकाटा से, इन अ रूरल सेटिंग, जो गांव के पास में। ही सॉ इट एज एन अबोड ऑफ पीस। तो शांति का निकेतन, जो शांति का घर, मतलब कि पीस का घर, तो उन्होंने उसका नाम दिया, ठीक है। वेयर ही लिविंग इन अ हारमोनी विथ नेचर, जहाँ पर ना हारमोनी के साथ में रहेंगे, नेचर के साथ में ना, मतलब कि अच्छे से रहेंगे। एंड कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, मतलब कि नेचर के साथ जीते हुए, नेचर के साथ रह करके चिल्ड्रन ना अब अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को ढूंढ पाएंगे। टैगोर और महात्मा गांधी के जो व्यूज़ थे, जो थॉट थे, है ना, थिंकिंग थी, तो वो थोड़ी थोड़ी एजुकेशन को लेकर के सिमिलर थी, पर डिफरेंस भी था। डिफरेंस क्या था भाई? तो डिफरेंस ये था कि जो गांधी जी थे ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन है ना, और जो पूजते हैं मशीन को, है ना, मशीन वाली चीज़ उनको पसंद नहीं थी, टेक्नोलॉजी वगैरह। टैगोर तो महात्मा गांधी ये सब के लिए क्रिटिकल थे, वो नहीं चाहते थे कि ये सब वो, है ना। पर टैगोर चाहते थे कि जो हम मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, जो सिविलाइजेशन है, उसके बारे में भी पढ़ें, विद व्हाट ही सॉ द वेस्ट विद इन द इंडियन ट्रेडिशन। तो कंबाइन कर देना चाहिए, मतलब कि जो हमें अपनी एजुकेशन तो लेनी चाहिए, अपने कल्चर के बारे में जानना चाहिए, पर जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, है ना, जो वर्ल्ड में हो रहा है वो भी। ही एम्फसाइजेज द नीड टू टीच द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। उन्होंने बोला ज़रूरी है कि जो हमको ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में शांति निकेतन में पढ़ाना चाहिए बच्चों को। आर्ट, म्यूज़िक, डांस, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ाना चाहिए, है ना। मैनी इंडिविजुअल्स एंड द थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन्ड। तो मतलब कि अब इंडिविजुअल्स, थिंकर्स, अब लोग ना सोच रहे थे कि किस तरीके से हमारे यहाँ की नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स। कुछ तो चाहते थे कि ये चेंज हो, जो ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें, जो हमारे यहाँ चल रहा था उसमें। एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इससे जुड़ सके, एजुकेशन उनको मिल सके। अदर अर्स्ट, कुछ लोग बोलते थे कि ये नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए, दूसरा सिस्टम होना चाहिए, टू बी क्रिएटेड सो दैट द पीपल वर एजुकेटेड इन टू अ कल्चर दैट वॉज ट्रूली नेशनल। तो कुछ लोग बोलते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है ब्रिटिशर्स है उनके स्कूल को और बढ़ाना चाहिए, है ना, एक्सपेंड करना चाहिए, थोड़ा चेंजेस आने चाहिए उसमें। पर कुछ लोग बोलते थे कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये पूरा बदल देना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए ऐसे जिसमें कल्चर वगैरह पूरा नेशनल हो, है ना। अब कौन डिफाइन करेगा कि ट्रूली नेशनल क्या है ना, पूरी तरीके से नेशनल क्या है। ये डिबेट चलती रही नेशनल एजुकेशन के लिए भी, और टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस तक, जब इंडिपेंडेंस के बाद भी, कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए और ट्रूली नेशनल, तो ये इसका डिबेट चलता रहा। फिर चिल्ड्रन यहाँ पर देखो, मिशनरी स्कूल है कोयम्बटूर, अर्ली 20th सेंचुरी में यहाँ पर खेल रहे हैं। बाय द मिड 19th सेंचुरी स्कूल फॉर गर्ल्स बीइंग सेटअप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज
एंड इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो मिड 19 सेंचुरी में 1850 के बाद में फिर लड़कियों के लिए भी स्कूल खोले गए। ज्योतिबा फुले थे और उनकी बाई थी जो सॉरी वाइफ वो अ, तो ना जो उनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले, उन्होंने भी जो स्कूल सेटअप किए थे लड़कियों के लिए, है ना, सबसे पहले। तो ये भी था। अभी देखते हैं एजुकेशन एज ए सिविलाइजिंग मिशन एल्सवेयर में दिया गया है। तो अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्ट 1870 का, जब तक एजुकेशन एक्ट नहीं आया था, देयर वॉज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन फॉर पॉपुलेशन एज अ होल फॉर द मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो पूरी तरीके से एजुकेशन नहीं फैली थी 19th सेंचुरी में, मतलब कि जो सारे लोगों को एजुकेशन नहीं मिली थी, सारे बच्चों को, है ना। चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। बच्चे ना लेबर जो काम किया करते थे, जो बोझा उठाया करते थे, जो गरीब बच्चे होते थे वो स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि ना उनको कमाना रहता था अपने परिवार के लिए। तो ना सर्वाइवल जो उनकी फैमिली का टिका होता था उनके काम पर, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम थी। द नंबर ऑफ स्कूल्स वॉज ऑल्सो लिमिटेड। जो स्कूल्स थे ना वो भी बहुत कम थे। रन बाय द चर्च और सेटअप बाय द वेल्दी इंडिविजुअल्स। तो कुछ स्कूल तो चर्च सेटअप करती थी और कुछ जो होते थे वो जो अमीर लोग होते थे वो सेटअप करते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग इन टू द फोर्स ऑफ एजुकेशन एक्ट। तो एजुकेशन एक्ट आने के बाद में स्कूल्स ओपन किए गवर्नमेंट ने एंड कंपलसरी जो स्कूलिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि स्कूल्स जो है कंपलसरी हो जाएंगे। अब वो ना, मतलब लोगों को जाना ही पड़ेगा, बच्चों को जाना ही पड़ेगा स्कूल में। वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल थिंकर ऑफ द पीरियड। तो उस टाइम पर जो ये ना ब्रिटिशर्स का पढ़ रहे हैं हम बताना ही भूल गए। ये जो है ना ब्रिटिशर्स की एजुकेशन का देख रहे हैं हम, उनके यहाँ कैसे हुआ, है ना। वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर थे उनके थॉमस आर्नोल्ड। तो हु बिकेम द हेड मास्टर ऑफ द प्राइवेट स्कूल रग बाय फेवरिंग अ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। इसको फेवर किया इन्होंने, ठीक है। तो फिर यहीं पर इतना ही दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ये। तो फिर बता दूँ क्या फिर भी, क्या यही बताया है कि डिसिप्लिन ज़रूरी है एजुकेशन में, ठीक है। तो मतलब कि उससे क्या होगा कि अच्छे से ना फिर वो अपनी लाइफ को लेकर के चल सकते हैं। तो यही आपको कंपेयर करके देखना है कि नेटिव जो कॉलोनीज़ की एजुकेशन में भी क्या इससे कुछ रिलेशन था, है ना, इन्फ्लुएंस था क्या। तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।